जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे हम अच्छी अच्छी। सभी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होगी आज कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जो आपके सामने जारी हो चुका है, जिसमें टोटल पोस्ट जो विभाग द्वारा निकाली गई हैं वो 60,244 पोस्ट टोटल दी गई हैं। डिटेल डिस्कस करेंगे, आज लंबा वीडियो जाएगा और बहुत कुछ आपको आज ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिन बातों का आपको पता होना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ बिगिनर्स होंगे आज नोटिफिकेशन देखने के बाद उनके अंदर की आत्मा जाग जाएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम आ चुका है, अब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमको तो बहुत ही शिद्दत से तैयारी करना पड़ेगा। निकलते हैं, अब उठाते हैं अपना बुक्स वगैरह और चलते हैं, कोई कोचिंग ढूंढेंगे। अब कोचिंग ढूंढने के बाद स्टार्ट करेंगे। अब तमाम कोचिंग पे भी न्यू बैच स्टार्ट होंगे। आप देखेंगे कि नया बैच प्रारंभ। थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं गंभीर समस्या तो आएगी, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे दिखाई देंगे जो नया बैच में ज्वाइन करेंगे। नया बच्चा है, आज ही किताब उठाएंगे या कल से किताब उठाएंगे, तो 10 दिन तक तो उनके अंदर ऐसा ही रहेगा कि हम मोटिवेशन भरपूर रहेगा कि यार ये भर्ती जो आई है वो फाइनली हमारे लिए आई है और हम इस भर्ती को 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। लेकिन 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन के बाद आपको पता ही है, जो लोग अभी उठाएंगे बुक्स तो वो मौसमी होंगे, तो 10-12 दिन के बाद अपने आप ही उनके अंदर से वो जो उत्तेजना है वो ख़त्म हो जाएगी कि हमको भी तैयारी करनी थी। धीरे 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 उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये वाली भर्ती तो हमारे लिए नहीं बनी है, नेक्स्ट वाली में हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो वही इनका चलता रहता है, तो उन पे तो आप बिल्कुल फोकस ना कीजिएगा। जो बच्चा पहले से ही प्रिपेयर है, क्योंकि एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो प्रिपेयर है। अभी कुछ नहीं पता कितना समय आपको उत्तर प्रदेश पुलिस दे, कितना समय आपको विभाग दे कि एग्ज़ाम फरवरी में करा ले, मार्च में करा ले या अप्रैल में करा ले, कुछ अभी आपको इस चीज़ की किसी प्रकार की कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। तो बात करेंगे हम अब इस वीडियो में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। सभी बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश होने चाहिए। तो जो भी बच्चा इस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर है वो अपने माँ बाप से कह देना कि बस ये हमारा हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हमको मौका मिला, इस अवसर को हम जाने नहीं देंगे। आपके जो सपने हैं उसको हम पूरा करने वाले हैं। तो दिखा देते हैं थोड़ा सा क्या हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा, बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें देख होने वाली हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वैकेंसी जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी। तो ये कितना वैकेंसी आपके सामने आया है आपको दिखाई देना चाहिए। तो ये वैकेंसी जो हमारे सामने निकल के आया है वो निकल के आया है, टोटल पोस्ट दिया गया है 60,244 पोस्ट। सारा डिस्कस हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट कब होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एग्ज़ाम पास कैसे करें ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। 25 लाख अभ्यर्थी मेरे हिसाब से बैठने वाले होंगे इस एग्ज़ाम में। तो 25 लाख में 60,244 जो पोस्ट हैं, उन पोस्ट की बात करें तो जो लोग इन 60,244 में आना चाहते हैं वो कैसे आएँ, कैसे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें कि इनमें हमारी इस लिस्ट में, इस मेरिट में हमारा नाम कहीं ना कहीं आ जाए, तो बड़ा ही खुशी का माहौल हमारे परिवार और हमारे जीवन में आएगा। तो एग्ज़ाम पास कैसे करें इस पर भी हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। और जो टोटल पोस्ट आपको दिया गया है वो कितना दिया गया, 60,244 पोस्ट आपके सामने निकल कर आया है। तो बड़ी भर्ती है, अच्छी भर्ती है, और अभी तक इतना वैकेंसी यूपी पुलिस का हमारे सामने तो आया नहीं। तो ये वाला जो वैकेंसी है 60,244 बड़ा वैकेंसी है और इसमें कंपटीशन भी उतना ही बड़ा होने वाला है। ये बोर्ड की वेबसाइट पे जो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति जो बोर्ड है, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पे ये अभी विज्ञप्ति डाली गई है आज। तो इस विज्ञप्ति में क्या चीज़ दी गई है देखो, 23 दिसंबर आज की ही डेट है। तो इसमें लिखा गया है साफ साफ कि पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। देखो, इसका सबसे पहली बात है कि जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2000 ग्रेड, ठीक है। 5200 से 20,200 इसका पे बैंड होता है, ठीक है। तो पे बैंड ये है, और जो इसका बेसिक पे बनेगा 21,700 होगा,
उत्तर प्रदेश में जो डीए होता है वो बराबर होता है सेंट्रल के। तो अगर 21,700 के आसपास अगर आपका बेसिक बनता है तो डीए जो होगा, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डीए दे रही है वो 46% दे रही है। तो 21,700 में आप अगर 46% जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिएगा आपका जो आएगा लगभग 10,500 रुपये के आसपास आपका डीए यानी कि महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस होगा। 10,500 यानी कि 21,700 और 10,500 अगर मिलाएं तो ये टोटल हो जाता है कितना, 32,200 रुपये के आसपास आपका वेतन बैठेगा। तो इस वेतन को आप, और जो भत्ते हैं वो अलग चीज़ है, जो अलग भत्ते होंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना वेतन आपको मिलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक मोटिवेशन का सहारा है, हम दे दिए, आपको बता दिए कि इतना वेतन लगभग लगभग आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। अलग जो बेसिक भत्ते हैं वो सब मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको वैकेंसी का टोटल ब्यौरा दिया गया है कि अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी निकल कर आती हैं वो 24,102 वैकेंसी आपके सामने निकल कर आती हैं। अभी ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है, ऐसे व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनकी इनकम पर एनम यानी कि वार्षिक 8 लाख से कम है, या फिर 200 स्क्वायर फीट से या 200 स्क्वायर यार्ड से अगर मकान उसका कम है तो उसको 200 गज से कम का मकान अगर उसका बना हुआ है और जनरल कैटेगरी में आता है तो वो एक कैटेगरी में आ जाता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन, कुछ ऐसा ही होगा। तो उसमें ये आ जाता है, सेक्शन ही है। तो 60 जो टोटल वैकेंसी है इसका कितना है, 6,024 वैकेंसी है। ई ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो ओबीसी की वैकेंसी 16,264 वैकेंसी है। और एससी कैटेगरी जो अनुसूचित जाति है उसकी वैकेंसी है 12,650 और एसटी की है आपके सामने 1,204। देखो थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी कि जो वैकेंसी है टोटल यहाँ से मिलकर कितनी बन जा रही है, कितनी बन जा रही है बच्चे, तो 60,244 वैकेंसी बन जा रही है। तो ये जो है इसमें पुरुष एवं महिला दोनों पात्र होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि महिला की स्पेशल वैकेंसी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वैकेंसी टोटल है उसमें कुल मिलाकर महिला और जो पुरुष हैं वो दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। आगे बात करें कि जो स्टार्ट होंगे फॉर्म वो होंगे 27 दिसंबर से। ये बात हम अपने पहली व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को इन्फॉर्म कर चुके थे कि जो 25 तारीख या 26 तारीख के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 27 या 28 तारीख से आपको लगभग जो फॉर्म है वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो 27 तारीख से ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि आपके जो फॉर्म है वो 27 दिसंबर से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना कीजिएगा, कभी सोचे कि अंत में जाके हम फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप 27 तारीख में फॉर्म स्टार्ट हो तो 5 जनवरी या 7 जनवरी के आसपास, उससे पहले पहले अपना फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। पहले दिन में आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना, आप जो 30-31 के बाद आप फॉर्म के शुरू के जो जनवरी के 5 दिन है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंतिम तारीख जो है वो 16 जनवरी आपको देखने को मिलेगी। और जो संशोधन जो आप करेक्शन कर सकते हैं उस करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी है। यानी कि फार्म का जो काम है वो 18 जनवरी 2024 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद जो कंपनी थी, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कंपनी थी, उसकी निविदाएं तो बहुत पहले निकाली जा चुकी थी। अब निविदाएं पहले निकाली जा चुकी थी इसका मतलब कंपनी का चयन हो चुका होगा। अब कंपनी का चयन हो चुका होगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए उस कंपनी को यहाँ पे ठेका दिया जाएगा। अब ठेका दिया जाएगा तो इसका मतलब है कंपनी का जो चयन होना है उसका तो झंझट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब इसका मतलब ये कि सीधा एग्ज़ाम कराना है और उस एग्ज़ाम को कराने के लिए इन्होंने जो फीस रखी है वो 400 रुपये, आप ऑनलाइन करते समय 400 रुपये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को आप दे रहे होंगे। तो जो एग्ज़ाम कराने का समय आएगा वो एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा समय आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का बोर्ड नहीं देगा, बहुत कम समय में आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की डेट देखने को मिल जाएगी। वायरल जो हुआ था उसको हम 100% सच और 100% झूठ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं पता कब एग्ज़ाम आपका हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आपके पास सामने जो डेट निर्धारित कर दी जाए कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है।
तो बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम डेट का भी इंतज़ार ना करें, आप लगे रहें। आप ये सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही है, अगर आप यही सोच के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी तैयारी को बहुत कुशलता से कर सकते हैं। आइएगा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं। तो क्या चीज़ें दी गई हैं, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखलीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि जो भी उसने डिटेल दी हैं उसको वेरीफाई कराने का जो जिम्मेदारी होगी वो अभ्यर्थी की होगी। आगे देखें तो जो बच्चे यहाँ पे नीलिट से डोएक से कंप्यूटर ओ लेवल, देखो ओ लेवल जो बच्चे करे होंगे उन बच्चे की बात करें, जो ओ लेवल कर रखा है जिन बच्चों ने, उन बच्चों की बात करें उनको, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र अगर उसके पास है, तो उस बच्चे को एक प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस का मतलब क्या होगा, प्रेफरेंस का मतलब होगा ये कि अगर दो बच्चे सेम बराबर नंबर पे फाइट कर रहे हैं, दोनों के नंबर कैसे हैं, बराबर हैं, तो अगर एक वैकेंसी को भरना है और दोनों के नंबर बराबर है और ये अंतिम चरण पे हैं, तो उस व्यक्ति को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसमें से ये वाला बच्चा, जो बच्चा इनमें से किसी प्रकार की योग्यता को अपने पास रखता होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे बात करें तो पुलिस अभ्यर्थी ने दिनांक, देखो ये तो डेट ऑफ बर्थ की बात आ गई। अब अगर जो जनरल बच्चा है, जनरल बच्चे की अगर एज की बात करें तो एज 18 से लेकर 22 वर्ष तक यहाँ पे निर्धारित की गई है। महिला की एज जो है वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है जनरल की। ठीक है, उसके बाद आरक्षण रहता है, आरक्षण की बात बाद में करने वाले, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि अगर जो बच्चा जनरल कैटेगरी का उसके लिए ये डेट देखो 18 से 22 और 18 से 25 कब मांगी है, 1 जुलाई सन 2023 को। ठीक है, 1 जुलाई सन 2023 को उस व्यक्ति को मांगा गया है कि जो व्यक्ति 1 जुलाई सन 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 22 वर्ष की आयु पार ना किया हो, यानी कि इसके बीच का उसका जन्म है, तो ये समझिएगा वह व्यक्ति इसमें पात्र होगा। यहाँ पे दिया कि 2 जुलाई 2001 से पहला ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। सेम कंडीशन अगर फीमेल में बात करें तो 2 जुलाई 1998 से पहला ना हो और 1 जुलाई 2005 से बाद का ना हो। तो यहाँ पे बात बन जाती है कि आरक्षण की, सर किस किस को आरक्षण दिया गया है एज में, तो आरक्षण की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति ओबीसी, एससी और एसटी ये 3 कैटेगरी में आते हैं, तो इनको यहाँ पे दिया जाता है आरक्षण कितने वर्ष का, यहाँ पे 5 साल का इनको आरक्षण दिया जाता है, 5 ईयर्स का आरक्षण दिया जाता है। यानी कि अगर जो व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का है तो वो 18 से लेकर 27 तक अप्लाई कर सकता है। अर्थात बात करें 2001 से पहले की तो वो 1996 तक पार हो जाए, यानी कि 1996 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1996 के बाद का है, तो वो बच्चा यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा आप अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसमें आ रहे हैं या नहीं। तो जिन बच्चे की ओवर एज हो जाएगी तो बहुत ही दुख का उनको सामना करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी काम की बात है कि अनुसूचित जाति और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की छूट, ये देखो छूट बता दी ना कि छूट होगी उनको, जो छूट में आएंगे वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे केवल। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवा के लिए, यानी कि अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम सरकारी सेवा में ले सकते हैं। आगे ये सब फालतू की बातें हैं, इनको हम आगे देखो। थोड़ा सा आपको वैवाहिक परिस्थिति के बारे में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कहती है कि अगर एक ऐसा मेल या फिर फीमेल, देखो फीमेल के ऊपर भी ये बात लागू होती है, तो इसमें क्या है कि वैवाहिक स्थिति में ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी है जिसकी 2 पत्नी है तो उस आदमी को इसमें कैटेगराइज नहीं किया जाएगा, यानी कि उस आदमी को इसमें लिया नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको बाहर कर देगी। या ऐसी फीमेल जो किसी ऐसे आदमी से शादी की है, ये रहा आदमी जो पहले से एक और है, जिसके पास पहले से एक और है, तो वो महिला भी क्या है, वो महिला भी इसमें पात्र नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन कुछ दी गई है वैवाहिक स्थिति की, तो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब आते हैं हड़ताएं। राष्ट्रीयता सिंपल सी बात है, भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक होगा वही इसमें
फॉर्म भर सकता है। बाकी तिब्बत शरणार्थी हो, ये सब भाग 2 नागरिकता के अंदर आती हैं चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें भारत का उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत का स्थायी निवास करने का विरोध पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड पब्लिक एवं तंजानिया पूर्व से प्रवचन किया हो। देखो वो तो सब आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन आप तो सीधे सच्चे व्यक्ति हैं, तो आपको तो यही चीज़ें पता हो कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर ID कार्ड है, हमने यहीं से सब कुछ किया है। बाकी आपको इस चीज़ में कोई झंझट में पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास 12th पास हो, आप 12वीं पास करो। दूसरी बात, कोई बच्चा ये बोले कि मैंने इस बार एग्ज़ाम दे दिया, नहीं भैया। कोई बच्चा बोले कि मेरा तो होने वाला है इस साल, तो नहीं भैया। जो बच्चा पास कर चुका है प्रीवियस ईयर में, तो वही बच्चा इसमें क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो अपेयरिंग वाला कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। देखो आगे देखो, ये बात हम बता चुके कि ये सब चीज़ें बताए कि विवाह वाला सिस्टम बता चुके हैं। तो क्या है उसमें, हाँ आगे देखो शारीरिक स्वस्थता वाला भी बात करें। देखो जो विकलांग व्यक्ति हो इसमें पास नहीं होगा, विकलांग व्यक्ति इसमें पास नहीं होगा। देखो विकलांग व्यक्ति जो है, जो शारीरिक दोष से मुक्त है, यानी कि दक्षता पूर्वक, देखो इसमें लिखा गया कि उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, किसी ऐसे शारीरिक दोष या मानसिक शारीरिक किसी प्रकार विकलांग जो है इसमें आर्य नहीं होंगे, विकलांग व्यक्ति इसमें आर्य नहीं होता पुलिस में। आगे देखें, लिखित परीक्षा, ये काम की चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, जो आपको वर्दी दिलाएगी, वो है ये, ठीक है। वो बात की चीज़ है। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितने बैठेंगे, 300 नंबर। निगेटिव मार्किंग 0.5 की, यानी कि अगर बात करें 2 नंबर का एक सवाल है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब है आपको 1/4 के निगेटिव मार्किंग बोल सकते हैं, ठीक है। कितने सेक्शन होंगे, टोटल 4 विषय होंगे, जिसमें एक सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें एक सामान्य हिंदी होगा, एक खाते में मानसिक योग्यता होगा, एक मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा, ठीक है। ये 4 सेक्शन में आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आपको देना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पास करके वर्दी को प्राप्त कर लेना है, ठीक है। परीक्षाएं जो OMR बेस्ड होगी, आपको ये बात पता ही है, ऑफलाइन होगी। देखो ऑफलाइन यहाँ पे दिखा गया कि ऑफलाइन आपकी परीक्षा करी जाएगी। उसके अलावा OMR बेस्ड परीक्षा होगी, अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा चाहे तो एक दिनांक की एक पाली में करा ले, अथवा एक से अधिक पाली में करा ले, अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी कि उसमें एग्जाम का भी उसने ऐसा कोई डेफिनेटली बात नहीं कही है कि हम एक एग्जाम एक ही पाली में सारा एग्जाम कराएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तो एग्जाम देना है। नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा पहले निकाल दिया था, अभी कुछ दिन पहले शायद दिया है इन्होंने, 18-12 को जो हमने निकाला है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे कराया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि चीज़ें लिखित, देखो ये दिया गया है सही उत्तर x निर्धारित अंक, वो तो ये उसका शायद फॉर्मूला है, आगे देखिएगा। हाँ, ये हाइट की बात करें, देखो हाइट की बात करें तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो ST कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं, ST में, उनकी हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। जो जनरल है, जो OBC है, और जो EWS है, और जो SC है, 3-4 जो कैटेगरी हैं, इसमें व्यक्ति की हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। इससे कम वाला व्यक्ति मान्य नहीं होगा। 160 ओनली ST कैटेगरी की जो है वो 160, बाकी सब जो जनरल OBC EWS SC इनकी 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फुलाव जो है, फुलाव 5 का चलेगा न्यूनतम, और 79 सेंटीमीटर मिनिमम इन कैटेगरी के लिए, और जो फुलाव के बाद जाएगा वो 84 सेंटीमीटर इनका सीना होना चाहिए। ST कैटेगरी के लिए यही चीज़ 77 और 82 होगी, यानी कि फुलाव जो है दोनों के लिए बराबर है, ये मानक चीज़ें। महिला के लिए बात कीजिए तो महिला की जो लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर जनरल, सामान्य, OBC, अनुसूचित या फिर EWS, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी में जो महिला 147 सेंटीमीटर के साथ यहाँ पे पार कर रही होंगी हाइट को, लेकिन महिला के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना अति आवश्यक है, ठीक है। जो 40 किलो से कम होगी इसमें पार नहीं हो पाएगी, उसकी जो शैक्षिक जो अर्हता होगी वो पार नहीं हो पाएगी, शारीरिक अर्हता पार नहीं कर पाएगी। ये देखिएगा थोड़ा सा कि जो रेस वगैरह सर कैसे मारनी होती है, तो रेस के लिए हम बात करें तो 25 मिनट में 4800 मीटर, 4800 मीटर, यानी कि 400 मीटर के 12 आपको 400 मीटर के 12 आपको मारने पड़ेंगे चक्कर विदिन 25 मिनट्स। अगर बात करें कि जो महिला कैसे करेगी, महिला के लिए भैया 2400 मीटर है,
इसको 6 चक्कर मारने हैं 400 के, और कितने मिनट में पूरे करने हैं? 14 मिनट में यहाँ पर पूरे करने हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। बाकी तो चीज़ें आपको सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब बच्चे नोटिफिकेशन अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स जो हम दे रहे हैं, थोड़ी सी डिटेल्स जो अतिरिक्त जानकारी है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आरक्षण में देखो ये छूट के बता चुके हैं, कट कर देना, कट कर देना। तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं, देखिएगा यहाँ से। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कैसे हम इसको एग्ज़ाम को निकालें। देखो ये EWS तो वही 10% वाला आपको सबको जानकारी है। ये 5 वर्ष का मैं बता चुका हूँ कि जो 5 वर्ष की जो यहाँ पे चाहिए तो छूट चाहिए, वो हम सब बता चुके हैं। जाति प्रमाण इसमें भी EWS प्रारंभ, ये तो सब वही है, इसमें EWS को कोई छूट नहीं मिलेगी। EWS सेम टू सेम उसके जैसा ही है, जनरल के जैसा। देखो ये स्वतंत्र संघ, ये देखो ये थोड़ी सी काम की चीज़ है। होमगार्ड की बात करें, 3 वर्ष या अधिक, 3 वर्ष या ये होमगार्ड जो व्यक्ति हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि 3 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र आपके पास हो, ठीक है। 5 वर्ष का वैसे भी आयु का उनको 20% महिला यहाँ पे आएंगी, यानी कि 20% महिलाओं की वैकेंसी है। तो टोटल 60,244 है। तो उसमें अगर टोटल 20% निकाले तो उसमें 20% महिला यहाँ पे अप्लाई कर रही होंगी। लेकिन महिला ठीक ठाक प्रदर्शन यहाँ पे करती है उत्तर प्रदेश पुलिस में भी। जो बैग आप फीस वगैरह काट सकते हैं वो इन माध्यम से काट सकते हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। किसी प्रकार की फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक फॉर्म में इस टाइम डिजी लॉकर चल रहा है। डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, अपलोड करना होगा। डिजी लॉकर एक ऐसी चीज़ है, यानी कि आपको यहाँ पे डिजी लॉकर से वेरीफाई करा के आपको सब चीज़ें अपलोड करनी होंगी। और थोड़ी सी चीज़ें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। या जो जिससे आप फिलअप कराएंगे थोड़ा ध्यान से अपना फॉर्म फिलअप कराइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ये जो फोटो है, फोटो और हस्ताक्षर इतने KB और इतने KB के में साइज में होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें कि क्या बाकी चीज़ें क्या हैं, देखो ऐसे ऐसे चेहरे की छवि स्पष्ट हो, 6 महीने के भीतर का हो, सफ़ेद हल्के यानी कि बैकग्राउंड हल्का या सफ़ेद रंग का हो, टुड्डी के शिखर साफ दिखता हो। ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी सी आप इन चीज़ों को जो फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे वो इन चीज़ों को थोड़ा देख कर आप फ़ोटो खींचें तो अच्छा होगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन प्रकार की चीज़ों को आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझिएगा। अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ, डिस्कस करते हैं। थोड़ा सिलेबस हमारे पास आ जाता है। तो इस सिलेबस जो है, उस सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस यहाँ पे आपके सामने है। सिलेबस में सामान्य ज्ञान में आपको सब चीज़ें आपको पता ही है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सामान्य ज्ञान में एक तो पॉलिटी, जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस जनरल साइंस प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स। तो आपको दिख चुका होगा कि लेंदी पोर्शन जो है ये तो इस जीके का दिखाई दे रहा है। तो इस जीके के पोर्शन की बात करें तो काफ़ी लेंदी पोर्शन है। तो ये चीज़ें इसमें आ रही होंगी। देखो सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के संगठन बीच जो भी है संबंध जो भी होगा, तो सम्मान, देश, राजधानी मुद्दा, महत्वपूर्ण दिवस। ये सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम पहला वाला ही है। बस यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन और क्या आपके सामने यूपी जीके, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यूपी जीके आपके सामने काम की जाएगी। हाँ, आप थोड़ी सी हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो चीज़ देखिए, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थिक वाक्यांशों के लिए एक स्थान पर एक शब्द, समरूपी विनर शब्द, अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रियाकाल, वाच्य अव्यव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरा एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार, अपठित बोध। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के चाहिएगा क्योंकि इस चीज़ ने जो ना बच्चों के जेल वार्डन में बुद्धि खराब कर दी। मतलब इसको थोड़ा प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध, ये सब चीज़ें आपके सामने हिंदी में देखने को मिल जा रही होंगी।
तो आपके सामने हिंदी आ गई। अब आते हैं मैथ के ऊपर। मैथ्स में क्या चीज़ें हैं? मैथ ये चीज़ें आपके सामने नंबर्स, संख्या पति, सिंप्लीकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, हाइट, कॉमन फैक्टर, लोअर्स यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम। तो इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात, प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, ये सारणी वाला भी आ सकता है, आता ही है। मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंगणित, संगणना, विश्लेषण कार्य, मिसलेनियस विविध में आ सकता है, जो भी कुछ आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखेंगे, आपको सब जानकारी मिल जाएगी वहाँ से। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी आ जाती है, रीजनिंग को बोलती है ना। तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी? रीजनिंग में आ रही होगी लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रशिक्षण टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्म। देखो थोड़ा सा ये जो चैप्टर हैं शुरू में आपको देखे होंगे, ये थोड़े से ऐसे चैप्टर कि ये तो रीजनिंग की किताब में तो देखने को ही नहीं मिलते। तो इन सब की चीज़ें आप अभी आप पढ़ेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आपको जरूर उपलब्ध करा दें, कि ये जो चीज़ें नई नई आपको, तो उनको हम स्पेशल कुछ क्लास वगैरह लेके हम करा देंगे आपको। शब्द रचना, लेटर एवं नंबर सीरीज, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, वर्ड एवं अल्फाबेट एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस चार्ट और लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों के तार्किक विश्लेषण। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, प्रभावी तर्क, ठीक है, और ये कथन निष्कर्ष वगैरह, ये प्रभावी तर्क, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा रीजनिंग का। रीजनिंग को अलग के ये देखिएगा, मेंटल एप्टीट्यूड टू वर्ड्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, वो जो पोर्शन था वो मैथ का ही था, ये इसी में मैथ में थोड़ी रीजनिंग आती है, भी हम बताएंगे आपके सामने। ये थोड़ा सा पोर्शन की बात करें तो ये रीजनिंग का पोर्शन है, आप पढ़ लेंगे। इसमें कानून व्यवस्था वगैरह आएंगी, सब चीज़ें, बुद्धि रफ्ती, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। 3 भागों में इसको रीजनिंग एबिलिटी को डाले हुए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे स्ट्रेटेजी हो, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे निकल जाए। तो स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि एग्ज़ाम आपका बहुत आसान तरीके से निकल जा रहा होगा। देखिएगा, हम बताते हैं अब आपको चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास समय बहुत कम है। हम इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि समय की आपके पास बहुत कमी है। अगर आप मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होता है, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अगर फरवरी में होता है तो अभी आप ये मान के चलिएगा आपके पास जो वक्त है वो जनवरी यानी कि 30 दिन का है। मैं फिर भी 10 दिन और मान के चलता हूँ। आपके पास टोटल जो है वो 40 दिन का समय है। 40 दिन में आपको अपनी तैयारी को परिपूर्ण करना है, यानी कि ऐसी तैयारी आपके सामने होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। तो क्या चीज़ें आपको करनी होंगी? तो आप थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो सब बच्चों को जानकारी है, हर एक व्यक्ति इस बात को रटे हुए है कि जो सर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि ये जो सिलेबस है इसको तो छोड़िएगा सर, हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस प्रकार से पेपर आया है अभी तक कि जो हमारा मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग है, ये टोटल जो है ये लेकर रहा है 75 क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद जीएस और जो हिंदी है, ये जीके जीएस जो है और जो हिंदी है, ये हमारा लेकर रहा है 75 क्वेश्चन को। मैथ के इसमें लगभग किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में 19 क्वेश्चन है। अभी हम पिछले प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन आते हैं, किसी शिफ्ट में 19 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करें कि सर अभी भी ऐसा होगा, कोई ऐसा हम कह नहीं सकते, निश्चित बात है। इसमें 56 सवाल आते हैं, ठीक है। ये 57 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे टोटल। तो यानी कि जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस में हम बात करें तो 38 सवाल जीके जीएस के आते हैं और 37 सवाल हिंदी के आते हैं। तो दो चीज़ों का यहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा सा हम अलग कलर से इसको अगर कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको बड़ा दबदबा दिखाई दे रहा होगा कि सर रीजनिंग का जो और हिंदी का जो दबदबा है वो इस पेपर में बहुत तगड़ा है। यानी कि अगर 56 और 37 टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 93 कितने में से? 150 में से। तो अगर मैं लगभग परसेंट निकालूं, ठीक है,
तो लगभग 60%, 15 छक्का 90, लगभग 60% प्लस जो आपका स्कोर कर रहा है वो रीजनिंग और हिंदी कर रहा है। तो जिस बच्चे को, और इतनी बात और बता कि रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस आपके सामने लिमिटेड है, इसको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो बच्चा यहाँ पे स्कोर कर जाएगा, निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएगा। अब सिलेक्शन तो इन दोनों से नहीं होगा, लेकिन करीब पहुँचाने का काम ये दोनों करेंगे। और जो सहायता आपका कर रहा होगा वो कर रहा होगा मैथ। इसमें से 18-19 क्वेश्चन में से आप इजीली, जो बच्चा थोड़ा सा मैथ एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर चुका है, अगर उस बच्चे की बात करो तो वो बच्चा आराम से निकाल देगा यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन ईजिली निकाल देगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप अच्छी तैयारी किए हो तो 18 पे से 18, 19 में से 19 सवाल आप कर सकते हैं। अरे ये जीए जीकेएस की बात, तो इस जीके जीएस में जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है वो मुश्किल से 27-28 सवाल पर पहुँचता है। जो बच्चा बहुत कम पढ़ने वाला है जीके जीएस वो 22-23 सवाल कर जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल बात है, आप इस बात को निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे कि जो असली खेल है सिलेक्शन में वो किस चीज़ का है। वो है बच्चे हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी रीजनिंग आपके सामने सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होगी। तो जो बच्चे रीजनिंग कर रहे होंगे, रीजनिंग कीजिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जिन बच्चों का सिलेक्शन लेना है उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बस केवल अब वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जीए के जीएस के लिए आप जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं प्रेफर कर देता हूँ RWA के जो नवीन सर हैं, नवीन सर की जीए जीके जीकेएस की जो भी आपको उनके प्रैक्टिस सेट चलते हैं, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। उससे आपको बेहतर नॉलेज आपको मिल जाएगी कि वो इसलिए आपके 25, 26, 27 सवाल आराम से करा सकते हैं। अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ठीक दिमाग कंसंट्रेट करके आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका अच्छा निकल जाएगा। रीजनिंग आप सिलेबस पूरा कर चुके हैं, अगर आप सेट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर दे रहे हो, तो प्रीवियस ईयर में अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम भी कुछ ऐसा सेशन चला देंगे रीजनिंग के लिए कि जिससे आप में जो गड़बड़ हो रही है वो कमेंट में करेंगे आप कि ये चैप्टर हमारे वीक हैं, ये इस चैप्टर में हमको दिक्कत हो रही है, तो उस चैप्टर को भी हम डिस्कस कर देंगे आपके साथ, जिससे आने वाले समय में आपको किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। बाकी मैथ में आपको 18-19 सवाल करने हैं, तो उसके लिए आप पूरा सिलेबस कर चुके हैं, सिलेबस आपके सामने है, और जीके जीएस के बारे में बता चुके हैं। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी आप पढ़ ही रहे होंगे, हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे, नवीन सर से भी पढ़े होंगे, तो अच्छा किया होगा उन्होंने भी, सब कुछ अच्छा बेहतरीन कंटेंट देते हैं। तो वो चीज़ अगर आप कर चुके होंगे तो आपका नैया पार हो जाएगी, निश्चित होकर आप सफल हो जाएंगे, और आपको जो खुशी है, जो वर्दी पाने की मनोइच्छा थी, वो आपकी पूरी हो जा रही होगी। चलेगा, आपको मुझे लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के यहाँ पर, जो एग्ज़ाम में टाइम है उसको मैनेजमेंट करके रखिएगा। समय आपको कम नहीं पड़ना चाहिए, समय कम पड़ने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन हर एक बच्चा सही करता है उन क्वेश्चन को आप गलत ना करें। आप कभी भी सिलेक्शन से दूर नहीं रहोगे अगर सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आप गलत करें, तो निश्चित तो यही है कि आप जो सबकी दौड़ थी उस सबकी दौड़ से ही पीछे रह गए। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से तो बहुत दूर हैं, अभी तो आप सबकी दौड़ में। अब जो सबकी दौड़ में साथ चल के रहना है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेलेक्टेड बच्चे करते हैं, उस दौड़ में आपको आना पड़ेगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। चलिएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हमारी हो चुकी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइएगा। फॉर्म वॉर्म जब भी आया है नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई बातचीतें हमको नहीं करनी है, केवल अपना फॉर्म अप्लाई करना है। वो भी हमको कब करना है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको अप्लाई करने के बाद अपना निश्चित रूप से तैयारी में लग जाना है, और जय हिंद जय भारत करके इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाना है, और कहानी ख़त्म, और अपना जीवन में सेटल हो जाना है।